हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने लाइन प्रीवियस ईयर पेपर साइंटिस्ट पी 2017। अगर किसी ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि आपको दिया गया है एक तरीके का पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में एक स्पेस है जिसे आपको फिल करना है दिए गए हुए ऑप्शन से। ठीक है, सिंपल यही है। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है कि आई एम प्लीज दैट यू हैव पब्लिश्ड माई आर्टिकल मैनेजिंग पब्लिसिटी स्पेस एज आई हैव यूज्ड कंपनी मटेरियल दिस omissions has caused me some embarrassment। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं इससे बहुत ही प्लीज़्ड हूँ, यानी कि मुझे अच्छा फील होता है या मैं उससे बहुत ही खुश हूँ कि तुमने मेरा आर्टिकल मैनेजिंग पब्लिसिटी पब्लिश किया स्पेस जैसा कि आई हैव यूज्ड कंपनी मटेरियल, जैसा कि मैंने यूज़ किया कंपनी मटेरियल का। दिस ओमिशन हैज़ कॉज्ड मी सम एम्बेरसमेंट, ये जो चूक हुई है, ओमिशन यहाँ पे कह रहा है मैंने कंपनी का काफ़ी मटेरियल यूज़ किया और ये जो चूक हुई है इसकी वजह से मुझे काफ़ी एम्बेरसमेंट मिली है। कॉज्ड मी सम एम्बेरसमेंट, तो ये जो स्पेस है यहाँ पे क्या फील होगा, जो भी इन तीनों ऑप्शन में से आपको दिए गए हैं, 3 ऑप्शन, उनमें से आपको चूज़ करना है। क्या है ऑप्शन? हाउएवर यू हैव फेल्ड टू इंडिकेट माई कंपनी एफिलिएशन अलॉन्ग विथ माई नेम। भाई एम्बेरसमेंट कब हो रही है? एम्बेरसमेंट हो रही है यहाँ पे जो भी इंसान जिसका भी आर्टिकल है उसका एम्बेरसमेंट हो रहा है। अब इसमें क्या क्या देखिए हो सकता है नेगेटिव जिससे कि उसका एम्बेरसमेंट हो सकता है। द सेकेंड पॉइंट क्या है उसका कि द एडिटर हैज़ डन अ गुड जॉब एज अ शॉर्टनिंग माई रेदर लॉन्ग ओरिजिनल टेक्स्ट। एडिटर क्या कर रहा है कि उसके लॉन्ग जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो भी उसने लिखा था अपने आर्टिकल में, एडिटर ने क्या किया है, उसे छोटा कर दिया है। तो इससे आप ये तो नहीं बोल सकते कि इससे कोई एम्बैरेसमेंट फील होगा उसे। और थर्ड पॉइंट क्या है, द बट देयर इज़ नो रेफरेंस टू माई पोजिशन एज HRD हेड एट AA कंसल्टेंट्स। तो इसमें भी ऐसा कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके पोजीशन के बारे में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आपकी पोजीशन के बारे में अगर उस आर्टिकल में नहीं दिया गया है तो ज़रूरी नहीं कि उससे कोई एम्बैरेसमेंट हो। लेकिन आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, हाउएवर यू फेल्ड टू इंडिकेट कंपनी एफिलिएशन अलॉन्ग विथ माई नेम। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल में जो भी इंसान के बारे में जिसकी भी आर्टिकल है, जो मैनेजिंग पब्लिसिटी, वो उसका नाम भी नहीं देता है, प्लस उसके कंपनी के बारे में भी नहीं कुछ बोल रहा है। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर आप नाम भी नहीं दोगे, ना ही कंपनी के बारे में कुछ बताओगे, तो एम्बैरेसमेंट तो फील होगी ही। भाई आर्टिकल किसी का आप छाप रहे हो, हाँ, और ना ही उसका कोई नाम दे रहे हो, ना एफिलिएशन, ना कंपनी के बारे में बता रहे हो, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि इससे ही एम्बैरेसमेंट फील होगी अगर आप उसका नाम नहीं छापोगे। तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है, 11 का ऑप्शन फर्स्ट है। However, you have failed to indicate my company affiliation along with my name. Second point क्या है? Second question. Question number 12. The fight to preserve the environmental call for good science. जो जंग है हमारी अपने environment को, अपने आसपास के वातावरण को सेफ रखने की, वो डिमांड करती है एक अच्छे विज्ञान की। स्पेस, there is no point in environmental science reports that get locked away in secret government file. और इसमें ऐसी कोई पॉइंट नहीं किसी इन्वायरमेंटल साइंस की रिपोर्ट में जो कि हम किसी सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल में लॉक करके रख दें। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इस स्पेस में क्या आएगा। पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ इसेंशियल। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से। क्या यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे देखिए बात हो रही है एक डिमांड की कि एक अच्छा विज्ञान डिमांड, एक अच्छा नीति या एक अच्छी सोच या एक अच्छी थिंकिंग की डिमांड कर रहा है हमारा इन्वायरमेंट। तो जिससे क्या होगा कि हम खुली हवा में रह सकेंगे, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगा, आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, फ्रेश एयर मिलेगी। इसकी बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट ही खाली ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्या है सेकंड पॉइंट, द वॉलेंट्री सेक्टर टू शुड टेक बोल्ड इनिशिएटिव। जो वॉलेंट्री सेक्टर है हमारा, उसको भी
एक अच्छा बोल्ड इनिशिएटिव लेना चाहिए। खाली इससे तो होगा नहीं। अब ये क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, जिससे कि दिस इम्प्लाइज, जिससे कि अ कल्चर ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, नॉट जस्ट फंडिंग। ऑफ कोर्स थर्ड पॉइंट इसका एकदम अप्रोप्रिएट है कि क्या बनेगा, एक कल्चर बनेगा किसका, ओपननेस का, ट्रांसपेरेंसी का। हाँ, न कि सिर्फ पैसे पैसे इसमें इन्वॉल्व हो, नॉट जस्ट फंडिंग हो। हाँ, ना ही सिर्फ पैसे को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसका थर्ड पॉइंट एकदम अप्रोप्रिएट है इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, इस पैराग्राफ के लिए। ठीक है, पॉइंट क्या है, थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या था, आई थिंक ए था। हाँ, ए था। ठीक है, ऑप्शन ए था, मैंने फर्स्ट लिख दिया ए, यानी कि फर्स्ट है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, टीचर्स एंड प्रोफेशनल इम्पार्टिंग टेक्निकल ट्रेनिंग। टीचर्स हैं और कुछ प्रोफेशनल हैं, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक टेक्निकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिसमें कि स्पीच, राइटिंग, डायग्राम इन वेरियस कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ठीक है, स्पेस, रिस्पॉन्डिंग टू दिस टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड अ कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी एज ए कॉमन कोर आइटम। जो इसके रिस्पॉन्ड में जो टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल है वो रिकमेंड कर रही है एक कोर्स, किस पे, ऑन कम्युनिकेशन थ्योरी एज ए कॉमन कोर आइटम। कम्युनिकेशन थ्योरी कोई सब्जेक्ट है, उसको रिकमेंड कर रही है कौन, TEC यानी टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल। अब आपसे ये 3 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, इनमें से वो क्या होंगे। देखिए, ये टेक्निकल स्टूडेंट रिसीव नो इंस्ट्रक्शन इन द थ्योरी एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन कम्युनिकेशन। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे टेक्निकल स्टूडेंट जो वहाँ पे कोई थ्योरी तो वहाँ पे मिल नहीं रही है उसको, जैसा कि लिखा हुआ है येट टेक्निकल स्टूडेंट रिसीव नो इंस्ट्रक्शन इन द थ्योरी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही है उनको थ्योरी में, एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स इन कम्युनिकेशन, और यूज़ किया जा रहा है किसका, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स का कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑफकोर्स तो वो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे कोई कोर्स जो कि आपको उनको कम्युनिकेशन थ्योरी की जो नॉलेज दे। हाँ, वो कहाँ से मिलेगी, कम्युनिकेशन थ्योरी से मिलेगी। तभी तो वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, जिससे कि वो थ्योरी की जानकारी ले सकें। और सेकंड पॉइंट क्या है, सून इंटरेक्टिव वीडियो विल बी कॉमन फीचर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नहीं, यहाँ पे तो फिट नहीं बैठ रहा है ये। हाँ, थर्ड क्या है, स्टेडीली falling cost have brought sophisticated information technology to the door of typical classroom। नहीं, अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम प्रॉपर बैठ रहा है इस पैराग्राफ में। टीचर एंड प्रोफेशनल इम्पार्टिंग टेक्निकल ट्रेनिंग यूज स्पीच, राइटिंग एंड डायग्राम इन वेरियस कॉम्बिनेशन, येट, फिर भी, यानी कि इतने सारे जो उन्होंने एड्स का यूज़ किया है, स्पीच का, राइटिंग का, डायग्राम्स का, फिर भी टेक्निकल स्टूडेंट क्या है, रिसीव नो इंस्ट्रक्शन इन द थ्योरी, फिर भी उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है थ्योरी में, एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स इन कम्युनिकेशन, और यूज़ कर रहे हैं वो किसका, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन कम्युनिकेशन। यानी कि सिंपली 13 का क्या है, 13 का है ऑप्शन ए, ओनली 1। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द न्यू टेलीकॉम कंपनी टेक अ रेडिकल अप्रोच टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। रेडिकल यानी कि रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड। स्पेस, दे थिंक इंस्टेड ऑफ व्हाट कंज्यूमर वांट, वो सोचती हैं कि क्या कंज्यूमर पसंद करते हैं, देन डेवलप द नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले वो पता करती है कि क्या कंज्यूमर को पसंद है, उसके हिसाब से वो क्या करती है, डेवलप करती है अपना टेक्नोलॉजी को। ओके, तो अब पॉइंट्स क्या हैं, दे इन्वेस्ट वेरी हैवीली इन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, दे थिंक, दे इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे तो कोई बैठ ही नहीं रहा है फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, सेकेंड ऑप्शन क्या है, दे डू नॉट रिलाई प्राइमरली ऑन सिम्युलेटेड स्टडीज प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी, दे, और सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, दे डू नॉट इन्वेंट अ प्रोडक्ट विथ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड आस्क मार्केटिंग टू सेल इट। थर्ड भी नहीं बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड तो बैठ नहीं रहा है, सेकंड तो फर्स्ट और थर्ड तो बैठ नहीं रहा है, देखिए सेकंड ही हो रहा है। दे डू नॉट, वो रिलाई नहीं करते हैं प्राइम, जो उन्होंने जो चल रहा है प्राइमरीली, मतलब शुरू में वो रिलाई नहीं करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ चल रही है प्रेजेंटली, कोई स्टडी प्रोडक्ट कर किया जा रहा है कि हाँ ये चल रहा है तो हमको ये करना चाहिए, वो क्या करती है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है बहुत चल रहा है, तो वो उस चीज़ के ऊपर नहीं जाती है जो चल रहा है,
अभी जो अभी सिमुलेट कर रहा है, जो अभी हो रहा है, वो उनके ऊपर नहीं जाती है। वो क्या करती है, वो इसके सोचने के बजाय, इन सारी चीज़ों पे सोचने के बजाय वो क्या करती है, कंज्यूमर से, कंज्यूमर क्या चाहता है वो उनसे पूछती है और उसके बाद क्या करती है, डेवलप करती है टेक्नोलॉजी को। ठीक है, ये बैठ रहा है बिल्कुल, ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड ऑप्शन 14 में। द न्यू टेलीकॉम कंपनी टेक्स अ रेडिकल अप्रोच टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेस। दे थिंक इंस्टेड ऑफ development, they do not rely on primarily on simulated study product acceptability. They think instead of what consumer want and then develop the need of technology. ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन होगा सेकेंड 14 का बी। 15 पे आते हैं। 15 क्या है, मोस्ट पीपल हैव सर्टेन प्रीजुडिसेस अगेंस्ट सर्टेन टाइप्स और स्टाइल ऑफ राइटिंग। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, पहले से एक तरीके से बाइज्ड होते हैं। बाइज्ड यानी कि एक तरीके से पक्ष लेते हैं किसका, किसी अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग। मतलब सर्टेन कुछ स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है सबकी अपनी अपनी, हर जगह की, कुछ लोगों की, कुछ कंट्रीज़ की। तो वो क्या करते हैं ना कि एक तरीके से पक्ष लेते हैं कि ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये राइटिंग अच्छी है, ये लिखावट अच्छी है, या ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो बट दीज आर कॉमन, लेकिन ये अभी स्पेस में देने के बाद क्या लिखा जा रहा है, बट दीज आर कॉमन, ये एक कॉमन है और मीनिंगफुल मोड है ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का कॉमन और मीनिंगफुल मोड है कम्युनिकेट करने का। हाँ, डैट वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, जो कि ज़रूरी है हमें पढ़ना और समझना। अब यहाँ पे क्या आएगा स्पेस में, देखते हैं ऑप्शन में। फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे दे दिया, जैसे कि पहले तो आपको बताया गया है कि पक्षपात करते हैं, यानी कि बायस्ड होते हैं सर्टेन टाइप ऑफ राइटिंग पे। उसके बाद बता रहा है फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल दे रही यहाँ पे दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, पॉपुलर साइंस एंड चिल्ड्रंस फिक्शंस आर कंसिडर्ड अनइंटेलेक्चुअल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि जिस टाइप ऑफ राइटिंग की बात हो रही है उसमें एग्जांपल भी दे रहा है ये। अच्छा, ऑफ कोर्स ये क्या हो सकता है। सेकंड क्या है, सम ऑफ अस वुड रिगार्ड संडे मैगजीन जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग एज चीप एंड इवन इम्प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखिए एक तरीके का एग्जांपल ही दे रहा है कि सम ऑफ अस वुड रिगार्ड संडे मैगजीन जर्नलिज्म, जो संडे की मैगजीन आती है, जो जर्नलिज्म आता है और एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो चीप होते हैं और ढंग से लिखे भी नहीं होते हैं। ठीक है, एंड इवन इम्प्रॉपर। ओके, थर्ड क्या है, ग्रेट एसिस्ट हैव बिन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ यंग राइटर्स। भाई जो ऐसे होते हैं, जो ग्रेट ऐसे लिखते हैं, जो एक तरीके से पोइट्स होते हैं और स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो जो ऐसे लिखा करते हैं, निबंध लिखा करते हैं, वो तो भाई बहुत अच्छे और बेटर वे में राइटिंग करते हैं। उनकी जो राइटिंग स्टाइल्स होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ऑफकोर्स ये उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं। ओके, मुझे फर्स्ट और सेकंड बेटर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, कि दोनों में देखिए एग्जांपल दिए जा रहे हैं और दोनों में बात की जा रही है कि ये गलत है, मतलब कि वो एक तरीके से कोई बहुत अच्छा आपको स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, ओके, अब ओके क्वेश्चन नंबर 16 to 19 क्या है, एक पज़ल है। पज़ल है, मैं अभी इस पज़ल को नहीं करवाऊँगा क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके पज़ल के आंसर को लेके और क्वेश्चन को लेके। जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊँगा। ठीक है, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए। मैं इसमें दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इनका आंसर 100% सही है या नहीं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं जिसमें कि मुझे 2 के आंसर 100% आ रहे हैं और 2 में मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो मुझे ये कन्फ्यूज़न 2 के क्वेश्चन में जब हट जाएगी तो मैं इस क्वेश्चन को करवा दूँगा। ठीक है, तब तक हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कोकोनट, रबर, ऑयल पाम, बनाना। इन सब में से कौन सा इक्वेटोरियल इनमें से कौन सा इक्वेटोरियल क्रॉप नहीं है। ठीक है, कौन सा इक्वेटोरियल क्रॉप नहीं है। इक्वेटोरियल क्या होता है, जो अर्थ होती है उसका जो सबसे मिडल वाला डिस्टेंस होता है उसके
नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से जो इक्वल डिस्टेंस बनता है, यानी कि सेंटर से जो उसकी डायमीटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं इसे। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो मिडिल पॉइंट होता है, वहाँ से जो लाइन खींचेंगे, वहाँ से जो सर्कल बनाएंगे, वो इक्वेटोरियल रीजन बनेगा। ठीक है, तो कौन सा वहाँ पे क्रॉप होता है? ठीक है, तो वहाँ होता है बनाना क्रॉप। बनाना क्रॉप, बनाना क्रॉप पाया जाता है ऑप्शन 20 में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फ्रॉम जुलाई 1, 2017, the nationwide GST goods and services tax has been rolled out in India, making the country a single market. The current size of Indian economy is स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन बी, $2 ट्रिलियन। ठीक है, इसका आंसर है $2 ट्रिलियन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 22, 1 सेकेंड। A significant compassionate outcome of technology is greater dignity and value that it impart to human labor। जो टेक्नोलॉजी, जो सिग्निफिकेंस है, कंपैशनेट आउटकम ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ग्रेटर डिग्निटी एंड वैल्यू दैट इम्पार्ट्स टू ह्यूमन लेबर इन अ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी। देयर इज़ नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण, शूद्र, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू। दे आर इक्वली यूजफुल and hence equally valuable for in industrial society. Individual productivity fix the size of paycheck and this fix social status। इसमें बेसिकली बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में, जो आपको दिया गया है पैसेज, इसमें एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल जो कंपनीज़ होती है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग काम करते हैं, जो लोग किसी टेक्नोलॉजी या किसी साइंस में, किसी इन्वेंशन में क्या करते हैं, किसी तरीके की टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ की ह्यूमन लेबर होते हैं, जैसे वहाँ पे होता है ना इंजीनियर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, MBAs होते हैं, उनके नीचे बहुत छोटे छोटे वर्कर्स भी काम करते हैं। तो वहाँ पे कई तरीके के आपको सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कई तरीके के सोशली यानी कि कास्ट से रिलेटेड कई तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको ब्राह्मण्स देखने को मिलेंगे, शूद्र देखने को मिलेंगे, मुस्लिम देखने को मिलेंगे, क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे, हिंदूज़ देखने को मिलेंगे। तो इंडस्ट्री जो होता है वो इस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। वो क्या करती है कि वो सबको इक्वल मानती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे सबको एक तरीके से वैल्यू करती है, एक तरीके से उनको बिल प्रोवाइड करती है, मतलब पेचेक, मतलब उनको पैसा प्रोवाइड करती है। और उनको इस तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं करती है, उनके अंदर डिफरेंस नहीं डालती है कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये मुस्लिम है, ये कृष्ण है। वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं और सबको इक्वल वैल्यू देते हैं, पैसे देते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। इस पूरे पैसेज में कहने का यही मतलब है। और अब से पूछा क्या जा रहा है कि द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट। ऑप्शन ए क्या है? टेक्नोलॉजी डिसाइड्स इंडिविजुअल सोशल स्टेटस। टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है किसी एक की सोशल स्टेटस को? नहीं, ये नहीं कह रही है। कास्ट एंड रिलीजन्स आर मैन मेड। कास्ट और रिलीजन, जाति और धर्म, ये मैन मेड है। अच्छा, हल्का फुल्का लग रहा है, ये हो सकता है। सी क्या है? ह्यूमन लेबर, जो मनुष्य जो वहाँ पे काम करते हैं, हैज़ डिग्निटी। उनकी क्या है? डिग्निटी है और वैल्यूज़ है। ऑफ कोर्स ये इस पैसेज में बहुत जगह इस तरीके की बात कही गई है, वैल्यूज़ के लेकर, इक्वालिटी को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर। और ऑप्शन डी क्या है? ऑल इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड आर बॉर्न इक्वल। नहीं, डी क्वेश्चन नहीं होगा। आई थिंक ऑप्शन सी इज़ वेरी वेल फॉर दिस क्वेश्चन, इज़ वेरी गुड। ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी पे हमें जाना चाहिए। ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी ज़्यादा
बेटर यहाँ पर आंसर है कि ह्यूमन लेबर हैज़ डिग्निटी एंड वैल्यू। एक ठोस और एक अच्छा आंसर यहाँ पे आपको यही मिलेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी थोड़ा सा कम, उससे पावरफुल लग रहा है मुझे, तो ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है। क्या है? ह्यूमन लेबर एंड ऑप्शन सी, ह्यूमन लेबर हैज़ डिग्निटी एंड वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि 23 स्पेस इज ए करेक्ट, इस ब्लैंक इज ए करेक्ट सेट ऑफ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपको यूनाइटेड नेशंस के 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को बताने हैं। क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूनाइटेड नेशन के? ऑप्शन बी है क्या? अरेबिक और चाइनीज़। ठीक है, अरेबिक है और चाइनीज़ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, ओके वेट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 एक कोडिंग रिकॉर्डिंग से है। क्या है? ज़ैट ओ टीम, क्या लिखा गया है? ईट गुड मैंगोज, ईट गुड मैंगोज। ठीक है, फिर क्या है? पुश टीम सिम मैंगोज एंड स्वीट्स, थर्ड लाइन क्या है? सिम पॉकेट, मतलब परचेज गुड स्वीट्स। तो आप देखिए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। देखिए पो लिखा है यहाँ पे, सिम लिखा है यहाँ पे, टिम लिखा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है? और कहीं कुछ कॉमन है इस लाइन में? उस नहीं, जेट नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है? पो टिम। पो क्या लिखा हुआ है? पो। यहाँ क्या कॉमन है? गुड, यानी कि पो का मतलब हो गया, पो का मतलब गुड है। ठीक, और सिम, इसमें क्या कॉमन है? स्वीट कॉमन है, स्वीट, यानी कि स्वीट का मतलब क्या हो गया? सिम। ठीक, मैंगो, इसमें ये कॉमन है टिम, यानी कि मैंगो का मतलब हो गया टिम। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हो गया? गुड मैंगो टिम, यानी कि जेड का मतलब हो गया ईट। ठीक, जेड का मतलब हो गया ईट। पूछा क्या जा रहा है? विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स गुड का क्या मतलब है? पो। ऑप्शन क्या होगा 24 का? ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए पो। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, द इन्वेंशन ऑफ स्वान इंटेलिजेंस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ। स्वान इंटेलिजेंस पॉसिबल हो पाया है किससे? तो देखिए स्वान इंटेलिजेंस क्या है? एक तरीके का टेक्निक है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है। इसमें होता क्या है कि एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है किसका? डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, जो कि नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और ये हो पाया है किसकी मदद से? ये मदद से हो पाया है बायोनिक्स एक ब्रांच है हमारे कंप्यूटर साइंस में जो कि स्टडी कराती है किसकी? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की। ठीक है, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन में। ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा फोकस होना चाहिए क्या आंसर है। हाँ, तो आंसर इसका यही है कि बायोनिक्स एक ब्रांच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 21 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। उसका आंसर आपका होगा बायोनिक्स, ऑप्शन डी। बायोनिक्स क्या है? कंप्यूटर साइंस में एक ब्रांच है जो कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके काम में आती है, आर्टिफिशियल नेटवर्क में स्टडी करने में, उसको प्रोड्यूस कराने में
बायोनिक्स का यूज़ होता है, बायोनिक्स एक ब्रांच है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड इन, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड है कहाँ पे, तो वो है शादनगर में, ऑप्शन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है ये सब क्वेश्चन के, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा जा रहा है 27 में, फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्लैंक इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला क्या है, प्रिंटर एंड इंक कार्टेज, प्रिंटर के साथ इंक कार्टेज, टी के साथ शुगर, टी एंड कॉफ़ी, और क्या है, मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड सिम कार्ड्स। देखो भाई, प्रिंटर के साथ तो इंक दिया ही जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में, टी के साथ शुगर भी दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन के साथ सिम्स भी मिलते हैं, ऑफकोर्स सिम्स भी, आजकल जियो के सिम्स भी मिलते हैं, जियो के सिम मिलते हैं, और किसी में तो एप्पल के फ़ोन लेंगे तो उसमें तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी और इंटरनल सिम होता है एप्पल के फ़ोन में पहले ही से। टी और कॉफ़ी तो अलग एंटिटी हो गई, तो टी और कॉफ़ी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। टी के साथ शुगर हो सकता है, ठीक है, टी के साथ कॉफ़ी नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 27 का क्या है आंसर, ऑप्शन है डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, स्पेस इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या पूछा जा रहा है, स्पेस इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड सर्विसेज, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनमें से क्या रिलेटेड नहीं था, हमें वो बताना था, नॉट रिलेटेड, तो ये भाई मल्टी फाइबर एग्रीमेंट होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज भी होती है WTO में, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी होता है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं, तो यही हमारा सही आंसर होगा 28 का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है 28 हो गया 29, द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2017 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, देखिए अब तो ये रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन अब के समय में, लेकिन हम लोग को जनरल नॉलेज पढ़ते रहना है, ठीक है, जनरल नॉलेज पढ़ते रहना है। तो किसके साथ किया था युद्ध अभ्यास 2017 में, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किया था, 29 में ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किया था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, स्पेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ऐसा कौन सा है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, तो भाई सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है, तो भाई सेल वॉल नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, सेल वॉल, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 31 स्पेस वाज फर्स्ट पेपर करेंसी इशू बाय RBI, जो फर्स्ट पेपर करेंसी है वो इशू किया गया था RBI के द्वारा, कौन सा नोट, मतलब जो नोट हम लोग आता है ना 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 100 रुपये, तो कौन सी पहली बार करेंसी को इशू किया था RBI ने, तो किससे किया था, 5 रुपये के नोट को किया था, ठीक है। 31 ऑप्शन सी, 5 रुपये के नोट को किया था पहली बार, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 32 क्या है, स्पेस आर द मोस्ट एंड द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो भाई तुम्हारा
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है भाई, भूल गया है। आई थिंक फ्लोरीन, हाँ यस, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सीजियम जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, ऑप्शन ए, 32 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द ऑफिस स्पेस ऑन 8th फ्लोर हैव वॉल टू वॉल कारपेंटिंग। सेकेंड, नो वॉल टू वॉल कारपेंटिंग इज मरून। थर्ड, none of the office on the 8th floor has maroon wall to wall carpeting. If the first two statements are true, the third statement is option A, B, C, D. ओके, क्वेश्चन आपका है कि ऑल ऑफिस, सारे ऑफिस क्या हैं, 8th फ्लोर के क्या हैं, वॉल टू वॉल कारपेटिंग किए गए हैं। ठीक है, 32 ये सब हैं, ये क्या हैं, ऑल ऑफिसेज ऑन 8th फ्लोर। ठीक है, ऑल ऑफिस क्या हैं, ये सभी ऑफिस हैं, वॉल टू वॉल कारपेंटिंग की गई है। ऑल ऑफिस सभी को क्या किया गया है, वॉल टू वॉल पेंटिंग की गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नो वॉल टू वॉल कारपेंटिंग इज़ मरून। ठीक है, कोई भी जो वॉल टू वॉल पेंटिंग है, यानी कि ये जो मरून कलर का जो हमारा रिलेशन है वो वॉल टू वॉल पेंटिंग से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे, नन ऑफ द ऑफिस, नन ऑफ द ऑफिस, यानी कि ऑफिस कहाँ है, ऑफिस तो वॉल टू वॉल पेंटिंग के अंदर है, जो कि मरून नहीं है, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है। नन ऑफ द ऑफिस ऑन द 8th फ्लोर हैज़ मरून वॉल टू वॉल कारपेंटिंग। यस, मरून टू मरून कारपेंटिंग, जब वॉल टू वॉल कारपेंटिंग है ही नहीं मरून, तो फिर ऑफिस में कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑफकोर्स थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ट्रू। 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 जीके है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल जीके क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का। द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया वाज ओपन इन 1984। तो जो फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे है इंडिया की, कहाँ पे हुई थी ओपन, 1984 में, कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में है फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर जिम सॉ मोर मूवीज देन सैम। ओके, जिम सॉ मोर मूवीज देन सैम, देन नहीं, सैम। सेकंड, सैम सॉ फ्यूअर मूवीज देन डैन, सैम जो है कम मूवी देखता है डैन से। ओके, फ्यूअर मूवीज देन डैन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, डैन सॉ मोर मूवीज देन जिम, डैन सॉ मोर मूवीज देन जिम, ये लिखा है थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है, और बोला क्या जा रहा है कि जिम, डैन जो है इससे ज़्यादा देख रहा है। ये कैसे हम बता सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिम से ज़्यादा सैम से ज़्यादा जिम देखता है, और सैम से ज़्यादा यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि डैन देखता है, लेकिन जैन और डैन के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा है ना। ये हो सकता है इससे ज़्यादा देखता हो, या हो सकता है ये इससे ज़्यादा देखता हो, बट ये दोनों ही सैम से ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जैम और डैन के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे ना, तो हम कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो ये क्या है, अनसर्टेन है, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अनसर्टेन है। ठीक है, 35 क्या है, अनसर्टेन। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, स्पेस वॉज द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू बी विजिटेड बाय द स्पेसक्राफ्ट। हमको उस प्लैनेट का नाम बताना है जो कि सोलर सिस्टम में जो कि फर्स्ट टाइम विजिट किया गया था बाय अ स्पेसक्राफ्ट। तो कौन सा है, वह मेरे ख्याल से वीनस है। यस, वीनस है। ठीक है, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन बी वीनस। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, गैरिटो गार्बो इज़ द नेम एसोसिएटेड विद। गैरिटो गार्बो एक एक्ट्रेस थी, स्वीडन की एक्ट्रेस थी, तो वो किससे एसोसिएट करती थी, वो एसोसिएट करती थी ऑप्शन सी एक्टिंग से, ऑप्शन सी एक्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, खरदुंगला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन। खरदुंगा
ला माउंटेन पास इज़ एसोसिएटेड इन, कहाँ पे है? तो ये एसोसिएट करता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में लोकेट करता है। ठीक है, खरदुंगला पास या माउंटेन पास। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी। ठीक है, 38 का ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप ऑफ उड़ीसा। कॉफ़ी इज इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इन कर्नाटका। सी, ग्राउंडनट इज अ मेजर खरीफ क्रॉप इन गुजरात। डी, मेघालय इज अ मेजर पाइनएप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो राइस जो है, हाँ राइस जो है आपका हरियाणा का है और पंजाब का है। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप, उड़ीसा का नहीं है। ठीक है, उड़ीसा का नहीं है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए जो है, जो ऑप्शन ए है वो फॉल्स है। ठीक है, और हमें फॉल्स बताना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका? स्पेस, डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये किसने डिफाइन किया था? ये किसने डिफाइन किया था? ये किया था डिफाइन हमारा अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 आपको कुछ दिया गया है, कुछ कोड। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लियू सॉ जून सीजो, लियू सॉ जिन ऊना सीजो। सीजो मीन्स शी इज़ ईटिंग एप्पल। ओके, शी इज़ ईटिंग एप्पल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शी इज़ ईटिंग एप्पल। फिर क्या है? लिव टेपो कोआ, लिव टेपो कोआ, इसका मतलब होता है शी सेल टॉय, शी सेल टॉय। फिर क्या है? सू लीम सीजू, सू लीम सेजो मीन्स आई लाइक एप्पल, आई लाइक एप्पल। ओके, अब देखिए ये आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, तो देखो लीव फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट लीव मैच करता है। तो देखिए ये जो मीनिंग है उसमें क्या क्या मैच करता है? शी मैच करता है। इज़, सॉ, ल्यूना, ई ईटिंग एप्पल सेल नहीं, तो यानी कि लीव का मतलब हो गया हमारा शी। ठीक है, आगे क्या है और क्या कॉमन मिल रहा है इसमें? देखिए एप्पल, सीजो। ठीक है, और कोई चीज़ कॉमन है? नहीं है, यानी कि सीजो में कॉमन है, एप्पल कॉमन है, यानी कि एप्पल का सीजो मीन्स एप्पल। और कोई चीज़ है? सॉ कहीं है? सॉ नहीं। यूना भी नहीं है। टेपो भी नहीं है, कहीं टेपो भी नहीं है। ठीक है, बस यही बचा हमारे पास। लीव का मतलब शी, सेजो का मतलब एप्पल। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है? विच वर्ड इन द लैंग्वेज दैट लैंग्वेज मीन्स शी एंड एप्पल। अच्छा, शी और एप्पल के ही पूछ रहा है, तो क्या होगा? ल्यू एंड सीजो, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ल्यू एंड सीजो। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है आपका? इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्री, मतलब विथ कंट्री, मतलब स्पेस में आपको लिखना है नंबर ऑफ कंट्रीज़। ठीक है, 6, 7, 8, 9। तो ठीक है, कौन कौन से करता है भाई? पाकिस्तान से करता है, अफ़गानिस्तान से करता है, और किससे करता है? आपका चाइना से करता है, नेपाल से करता है, भूटान से करता है, बांग्लादेश से करता है, और म्यांमार से करता है। और कोई है? नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 कंट्रीज से करता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन होगा बी। अब क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 43। द मूवी जुरासिक पार्क was super hit in 1990s. The movie shows scientists creating live dinosaur by replicating dinosaur DNA found inside an insect that had beaten dinosaurs century back and was then trapped in amber. Through such a feat,
has not been accomplished in the real world. Yet one day modern science will possibly succeed in recreating prehistoric creatures in similar manner. All of the following assumptions underlie the conclusion of the passage above except. इसमें ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं STA 2017 वाले पेपर में। ये क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग कर भी चुके हैं। अगर चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। उससे जुड़े और भी 4 क्वेश्चन हैं, इसमें शायद खाली यही क्वेश्चन दिया गया है इस पेपर में, साइंटिस्ट वी वाले में। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि एक मूवी आई थी 90s में, उसमें साइंटिस्ट में, उस मूवी में दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मॉस्किटो के DNA से, कोई इंसेक्ट था, मैंने देखी मूवी, उसमें मॉस्किटो है, एक इंसेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक इंसेक्ट के DNA से बनाया था, रेप्लिकेट किया था, इंसेक्ट के DNA को लेके रेप्लिकेट किया था, जिससे कि वो डायनासोर क्रिएट कर पाते हैं। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या ऐसा कोई चीज़ रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है? क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं जो पुरानी हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको फिर से रिक्रिएट कर सकें? तो बेसिकली यही है, पैसेज को यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, ऑप्शन है द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन DNA इज़ सफिशिएंट टू परमिट द रिक्रिएशन ऑफ एन एंटायर एनिमल। ऑफ कोर्स, मे बी नॉट, it will someday be possible accurately replicate DNA in a laboratory. Of course, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Enough DNA can be extracted from an insect to recreate an entire animal. Maybe not. D. Scientists will never fully understand how DNA functions. ऐसा कभी होता है? ऐसा हुआ है भाई? साइंटिस्ट तो जानते ही हैं कि किस तरीके से DNA फंक्शन करता है, तो ये तो फुली रॉन्ग लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, अब देख सकते हैं इससे रिलेटेड मैंने बढ़िया से समझाया है हमारे ST वाले पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि स्पेस हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म। वर्ल्ड की बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म का नाम बताना है हमको। तो उसका नाम है ब्लैकस्टोन ग्रुप। ऑप्शन है बी, ब्लैकस्टोन ग्रुप। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, विच एक्सपर्ट कमिटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नीति आयोग टू प्रोवाइड अ मेजर थ्रस्ट टू जॉब क्रिएशन बाय इन्हेंसिंग इंडियाज़ एक्सपोर्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस एक्सपर्ट की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिससे कि प्रोवाइड किया जा सके मेजर थ्रस्ट, यानी कि बूस्ट मिले किसमें, जॉब क्रिएशन में। किससे? इंडिया एक्सपोर्ट के द्वारा, बाय इन्हेंसिंग इंडियाज़ एक्सपोर्ट। तो कौन है भाई जो किस एक्सपर्ट कमेटी के में गठन हुआ है बाय नीति आयोग? तो वो है राजीव कुमार। ऑप्शन है डी। ठीक है, ऑप्शन है डी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।